तो नमस्कार दर्शकों, मैं कार्तिकेय सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है भरणी एस्ट्रोलॉजी। और एक बड़े विलंब के बाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं कोई वीडियो लेकर के, और शायद मेरी पहली फेस कैम वीडियो मेरे अपने चैनल पर है। तो कुछ व्यक्तिगत कारण थे, कुछ सेहत से जुड़े हुए कारण थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर अब प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा डाली जाए, टाइम टू टाइम वीडियो डाली जाए, और जो ज्योतिष का ज्ञान है या ज्योतिष जिस मूलभूत सिद्धांत में फॉलो की जानी चाहिए वो होती रहे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया। वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में जानते सभी हैं, और इसका आइडिया मुझे तब आया था जब मेरे अधिकांश क्लाइंट मेरे पास जब आते हैं तो वो एक प्रश्न लेकर के आ जाते हैं जिनके हॉरोस्कोप में ये होता है कि सर मेरा एक ग्रह अस्त है, तो क्या मैं इसके लिए नग पहन लूँ, क्या मैं इसके लिए कोई पूजा करा लूँ, क्या मैं इसके लिए कुछ बड़ा कर दूँ। तो मैं थोड़ा सा उसमें हास्यास्पद भी मुझे लगता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि किस प्रकार से लोग एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहाँ पर ज्योतिष के नाम पे बहुत कुछ फैलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, पर प्रथम तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि मैंने कंबशन टॉपिक चुना हुआ तो उसको मैं अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। मैं यही आशा करता हूँ कि इसमें मैं कोई त्रुटि ना करूं और थोड़ी बहुत इसको जितना संक्षिप्त मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं केवल और केवल अस्त ग्रहों के ऊपर बताता चला गया, अस्त ग्रह क्या होते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो अगर मैं आपको पूर्णतः बताता चला गया तो शायद संध्या या फिर इसके लिए 2-4 दिन भी लग सकते हैं। पर इसके लिए कि मैं आपको एक बेस दे पाऊँ कि अस्त ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं, तो प्रथम तो मुझे ये समझाना ज़रूरी है कि अस्त ग्रह होता क्या है। तो अस्त ग्रह वह ग्रह होता है जो सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप होता है। एज सिंपल एज दैट। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है। पर ऐसा क्यों? कोई ग्रह यदि सूर्य के पास हो तो वो अस्त क्यों हो जाता है? तो सूर्य अग्नि है और अग्नि का पूर्णतः संचार है। हमारे इस धरा पर जो भी है, जो कुछ भी है, वो सूर्य की वजह से है और उसकी अग्नि और उसकी ऊष्मा की वजह से है। वो अग्नि जब तक हम तक ऊष्मा बनकर आती है तो हमारे लिए वो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु आप ये नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं कि सूर्य स्वयं में अग्नि है। तो उस अग्नि के जो समीप जाएगा वो भस्म हो जाएगा, या तो जल जाएगा या तो फिर कुछ ना कुछ उसके साथ अप्रिय तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, उन्होंने अपने में एक बात कही, अपने ग्रंथों में एक बात कही कि सूर्य के समीप जो भी ग्रह जाता है वह अपनी क्षमता खो देता है या फिर वह क्षीण हो जाता है, वह अपने कार्य करने की क्षमता क्षीण कर देता है। ये हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। उसी प्रकार से तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई अस्त ग्रह होता क्या है, कि किस ग्रह को अस्त कहा जाता है जो सूर्य के समीप होता है। अब इसी के साथ साथ 2-4 चीज़ें मैं आपको अभी बताता चलूँगा ताकि वो आपको और इजी, जब ये वीडियो प्रोग्रेस होगा तो वहाँ पर भी समझ में आएगी। सन ईगो भी है, ठीक है, सन राजा भी है। तो ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो अग्नि भी है, सूर्य राजा भी है, सूर्य ईगो भी है, यानी हमारा दंभ भी है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ अस्त होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो चंद्रमा है वो 12 डिग्री पर अस्त होता है, यानी कि यदि वो सूर्य की 12 डिग्री के अंदर है, मान लेते हैं कि सूर्य 25 डिग्री का बैठा हुआ है और चंद्रमा उससे एक साइन में मान लेते हैं, यानी मेष में मान लेते हैं, सूर्य जो है वो 25 डिग्री का बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है वो 21 डिग्री का है, तो इन दोनों के भीतर का जो फासला है वो 10 डिग्री से कम का है, तो चंद्रमा यहाँ पर अस्त कहलाएगा। दूसरी चीज़ जो आती है कि मंगल जो ग्रह है वो कम से कम 17 डिग्री के अंतर्गत अस्त होता है। फिर आ जाते हैं हम बुध महाराज के ऊपर। तो बुध महाराज 14 डिग्री पर अस्त होते हैं तब जब वह वक्री ना होकर के मार्गी होते हैं, यानी कि डायरेक्ट मोशन में होते हैं। यदि वो वक्री होते हैं तो उनके अस्त होने की जो डिग्री है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2 डिग्री बढ़ जाती है, तो 14 डिग्री पर अस्त होते हैं। उसी प्रकार से शुक्र महाराज जो हैं वो 10 डिग्री पर अस्त होते हैं, परंतु यदि वो वक्री हों तो वो 17 डिग्री पर अस्त होते हैं, यानी कि सूर्य से उनका फासला यदि 17 डिग्री का है तब वे अस्त कहलाएंगे। तीसरे आ जाते हैं हमारे गुरु महाराज, और गुरु महाराज तब अस्त होते हैं जब वह 11 डिग्री के भीतर सूर्य के होते हैं, यानी सूर्य से 11 डिग्री के अंतर्गत यदि वे हैं,
सूर्य की डिग्री से वो 11 डिग्री अंतर्गत हैं और उनकी डिग्री केवल और केवल 11 तक की पड़ रही है, तब वह अस्त कहलाते हैं। उसी के तत्पश्चात जो शनि महाराज है वो 15 डिग्री पर अस्त कहलाते हैं। अब ये तो हुई अस्त की बात, ये तो मैंने आपको बता दिया अस्त कोई ग्रह कितनी डिग्री पर होता है। अब एक चीज समझनी ये और बात है कि अस्त का मतलब ये नहीं है कि वो केवल एक राशि में हो। कई बार एक राशि में होकर भी कोई ग्रह अस्त नहीं होता है, और कई बार एक राशि में ना कर होकर के भी या एक भाव में ना होकर के भी कई ग्रह अस्त हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कर्क राशि है और कर्क राशि के अंदर सूर्य जो है वो 1 डिग्री का बैठा हुआ है, और उसी के साथ साथ शनि है वो 27 डिग्री के भीतर बैठे हुए हैं, 27 डिग्री पर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फासला है वो कहीं ना कहीं 15 डिग्री से ज़्यादा का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, 15 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा का फासला इन दोनों में आ जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं इसका रिवर्स एग्जाम्पल लूँ तो आप ये भी समझ पाएंगे कि अस्त ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। तो यही सूर्य 2 डिग्री का राशि में बैठा हुआ है कर्क में, और जो शनि महाराज हैं वो जाकर के अब 26 डिग्री पर बैठे हैं मिथुन में। अब शनि महाराज अस्त कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य से यदि आप पीछे को काउंट करेंगे, एक साइन 30 डिग्री का होता है, हम सब जानते हैं। वी ऑल नो कि एक साइन 30 डिग्री का है तो उसके पीछे जो चलेगा वो उल्टी काउंटिंग चलेगी। तो यानी कि आपने 2 डिग्री ये ली, 2 सीट पीछे आप गए, वहां तक आपका हो गया, फिर वहां से आप उल्टी काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी 2 1, फिर वहीं से 3 29 आपका 3 हो जाएगा, फिर उसी के बाद 28 4, ऐसी प्रकार से आप चलेंगे तो वो अब यहाँ पर वह अस्त हो गया। तो ये अस्त ग्रह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अस्त ग्रह का समझ में आएगा। उसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि सूर्य महाराज जो हैं वो कर्क राशि में ही 27 डिग्री पर बैठे हुए हैं, और आगे चल करके जो चंद्रमा है वो 3 डिग्री पर बैठा हुआ, तो वो चंद्रमा भी अस्त है। यानी कि सूर्य जो है वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है वो आगे चल करके सिंह राशि में बैठे हुए हैं, परंतु वह आपके 5 डिग्री के बैठे हुए हैं, तब भी वह अस्त कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा। अब दूसरी चीज़ और आ जाती है कि क्या अस्त ग्रह सदैव बुरे होते हैं? पहले तो मैं अस्त ग्रहों का आपको परिणाम बता देता हूँ कि अस्त ग्रह परिणाम किस प्रकार से देते हैं, या जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो एक ओवरव्यू दिया गया है। तो ओवरव्यू ये कहलाता है कि यदि आपका चंद्रमा अस्त है तो आप सर्विस में रहेंगे, आप सर्विट्यूड में रहेंगे, आप सर्विस देंगे लोगों को। यदि आपका मंगल अस्त होता है तो आप ऐसे में अपने दंभ पर या फिर अपने जो अभिमान है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, यदि आपका बुध अस्त है तो आपको अपने इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा घमंड हो जाएगा, परंतु आप इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी एक सत्य बात है। गुरु यदि आपके अस्त होते हैं तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा है और आप जो बात दूसरों को बताते हैं वही सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं कि आपका शुक्र यदि अस्त है तो ऐसे में कहा जाता है कि आपके स्त्रियों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, आपके स्त्रियों से कहीं ना कहीं संबंध थोड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर आपका यदि शनि अस्त होता है तो आपके जो मतलब शनि जब अस्त होता है तो उसके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये भी कही जाती है कि यदि शनि अस्त है तो वो कहीं ना कहीं गलत फैसले लेते हुए भी खुद को सही समझता है, तो ये एक शनि के अस्त होने की बात आ जाती है। अब रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं ये हिट करता है। चंद्रमा यदि आपका अस्त है तो वो आपकी मदर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा। यदि आपका देखा जाए कि मंगल अस्त है तो वो भाइयों को भी डिनाई कर सकता है। यदि आपका बुध अस्त है तो मामा चाचा ताऊ से आपके रिलेशन थोड़े ख़राब कर सकता है। गुरु अस्त है तो आपके गुरुजनों से, आपके बच्चों से आपका रिलेशन ख़राब कर सकता है। शुक्र अस्त है तो वो धर्मपत्नी की सेहत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी ला सकता है। यदि वो आपका शनि अस्त है तो वो बुढ़ापे में आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े। तो ये तो राजी क्लासिकल रेफरेंस। पर एक चीज़ जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं और बहुत लोग जो कंबशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो ये चीज़ कभी याद नहीं रखते कि कंबशन हमेशा जीव तत्व की हानि करता है, जड़ तत्व की हानि नहीं करता है। यानी कि वो लिविंग सिग्निफिकेशंस की हानि करता है। यस, दैट इज ट्रू, बट वो किसी भी प्रकार से आपके मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की हानि नहीं करता। यानी कि आपके प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेगा, आपकी जॉब का नुकसान नहीं करेगा, आपके
मनी वगैरह के नुकसान नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीव तत्व का हानि करेगा। हाँ, यदि आपका गुरु अस्त है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा बच्चों से परेशानी हो जाए, परंतु ये भी पूर्णता सत्य नहीं है। ये पूर्णता सत्य क्यों नहीं है? अब इसके पीछे भी कारण है। वो क्या कारण है कि हमने अस्त तो देख लिया कि जी अस्त है कोई ग्रह, बड़ा अस्त है जी, ये इसको अस्त हमने ग्रह कह दिया, और अस्त ग्रह कहीं ना कहीं बुरे परिणाम हमेशा दिया करता है। ठीक है, हमने माना अस्त ग्रह बुरे परिणाम देता है, परंतु ग्रंथों में ही इसका एक तोड़ भी लिखे हुए, क्योंकि अगर कोई बुरी चीज होती है तो उसका कहीं ना कहीं निवारण भी ग्रंथों में दिया हुआ होता है। तो उनको भी हमें ध्यान में रख करके चलना होगा। कैसे ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा? सबसे पहला तो होता है साइन। अधिकांश लोग अस्त ग्रह की जब विवेचना कर रहे होते हैं साइन पूरी तरह भूल जाते हैं कि भैया जो ग्रह अस्त हो रहा है, क्या वो अपनी राशि में है? क्या वो मूल त्रिकोण है? क्या वह मित्र की राशि में है? क्या वो ऐसी राशि में है जहां पे सूर्य के पास कोई बल ही नहीं है? क्या फिर वो ऐसी राशि में है जहां पर वो उच्च का है और सूर्य उतना पावरफुल नहीं है? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके तो जो ग्रह अस्त हो रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी आ जाती है कि भाई क्या वह ग्रह शक्तिहीन तो नहीं है? क्योंकि अस्त होना कोई शक्तिहीन होने का बस 1% है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये अगर अस्त हो गया है तो आपकी पूर्णता शक्ति चलेगी। मटेरियलिस्टिक साइड तो अभी भी वहीं आ जाती है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि यदि गुरु अस्त होता है और गुरु अच्छा होता है, यदि गुरु अस्त है और वो अच्छा है, और यहाँ मैं अभी आपको एक कुंडली का विवरण जरूर दूंगा जाते जाते, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार की बात मैं कर रहा था। तो जो कोई ग्रह अस्त है, यदि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छी जगह बैठा हुआ, या फिर उसके पास दिग्बल प्राप्त है, तो ऐसे में कभी भी अस्त का दोष नहीं लगता है। ये भी हमको समझना पड़ेगा। अस्त का दोष तब लगता है जब वह बल ग्रह जो कि अस्त हुआ है वो शक्तिहीन हो जाता है, तब उसको अस्त का दोष ज्यादा लगता है। दूसरा, अस्त का दोष तब ज्यादा लगता है जब सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी होता है। 8वें को उतना ना भी ले, परंतु 12वें का स्वामी और 6ठे का स्वामी यदि सूर्य है, फिर वो किसी ग्रह को अस्त कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यदि सूर्य केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, और खास करके त्रिकोण का स्वामी, और वो तब किसी को अस्त करता है, तब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। यहां तो आप छोड़ दीजिए कि यहां पर किसी को कोई परेशानी आएगी। इफ सन रूल्स एंगल्स और ट्राइन, फॉर दैट मैटर मोस्टली द ट्राइन्स, if it rules the trines and is a benefic for the native, केंद्र हटा दीजिए यहां से, just let's forget the angle. If it's the lord of the trine and then it combust any planet, it doesn't even matter. फिर वो वहां पर उसका कोई रोल ही नहीं रह जाता है, फिर अस्थायी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको कोई परेशानी की अवस्था ही जरूरत ही नहीं है। फिर आप उसके ऊपर माथा फोड़ने की या फिर रिंग पहनने की या फिर कोई बड़ी रेमेडी करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि कोई ग्रह यदि अस्त है तो वो ग्रह है कौन सा? अगर वो फंक्शनल मेलेफिक है, मान लीजिए 3rd, 6th, 8th, 3rd, 6th और 11th, इन ग्रहों के प्लैनेट्स अगर अस्त होते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। राजयोग इस कंडीशन में भी बनता है कि सूर्य यदि त्रिकोण का स्वामी होकर के किसी और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा और वो वह भी अस्त हो भी जाए, तो भी वो एक किस्म का राजयोग होता है, वो राजयोग का निर्माण कर सकता है। खैर, उस राजयोग के निर्माण की और भी ऑफ कोर्स कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं, पर मोस्टली यस इट इज अ राजयोग। दूसरी चीज, जब अस्त ग्रह की हम बात कर रहे होते हैं तो अस्त ग्रह में उसके कैंसिलेशन किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह सदैव अस्त नहीं रह सकता, उसके कैंसिलेशंस भी होते हैं। तो वो कैंसिलेशन किस प्रकार का हो रहा है? तो जी कैंसिलेशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि सूर्य वीक है पहले तो, या तो फिर एक कंडीशन ये आती है जो मैं इसको बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड है, शुक्र उसके साथ अस्त बैठा हुआ, परंतु शुक्र उसका नीच भंग कर रहा है। ऐसे में शुक्र के पास ज्यादा से है और वो नीच भंग में भी आ गया और सूर्य के घर में ही है, शुक्र के घर में आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंबशन है उसका भी नीचे कंबशन है उसको भी खत्म कर देता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट, बी फंक्शनल और मेलेफिक, फंक्शनल और नेचुरल, उन दोनों में से कोई भी ग्रह
यदि इस कॉम्बिनेशन को देख लेता है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर आपके कंबशन को देख रही होती हैं। खैर, कंबशन के ऊपर इससे भी ज़्यादा और बातें की जा सकती हैं, परंतु इस वीडियो को मुझे संक्षिप्त में रखना है। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष एक कुंडली रख रहा हूँ, क्योंकि अब आपके स्क्रीन पर एक कुंडली में आ गई है। अब इस कुंडली में यदि आप देखेंगे तो जो गुरु है वो 10th लॉर्ड होकर के कंबस्ट है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा जी। गुरु जो है वो 26 डिग्री का बैठा हुआ और सूर्य जो है वो 27 डिग्री का है। बहुत बड़ा कंबशन यहाँ पर आ रखा है। अब ये कंबशन क्यों इतना महत्वपूर्ण नहीं है? वो इस वजह से नहीं है क्योंकि जो राशि, जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि राशि यहाँ पर गुरु की है, और गुरु की राशि होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य का कंबशन है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपका कंबशन कैंसिल हो जाता है। तो जब डिस्पोजिटर और सन का डिस्पोजिटर अगर हम देखें गुरु, तो वो भी एक चीज़ देखने वाली होती है। ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, पर जब भी हम कंबशन देखें, जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं, तो सूर्य का भी डिस्पोजिटर हमें देखना पड़ेगा। यदि सूर्य का डिस्पोजिटर वीक पड़ जाए तो भी आप ये कह सकते हैं कि कंबशन कैंसिल हो रहा है। परंतु उस चीज़ को हटा करके सिर्फ मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि राशि के आधार पर किस प्रकार से कंबशन कैंसिल हो जाता है। यह आप लोगों के समक्ष अभी एक कुंडली है और आज के विवरण आप देख सकते हैं। ये हमारे एक अभी खैर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ जी, उनकी कुंडली है। तो जी अब हम आ जाते हैं अपने अगले पड़ाव के ऊपर। तो कंबशन का मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कंबशन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किन कंडीशंस में। तो कंबशन को देख करके घबराएं नहीं कभी भी। कंबशन को देख करके आप ये समझे कि हाँ, ये भी एक तरह का योग है, और इस योग को आपको एक लेंस से और आपको एक स्क्रूटनी वाली निगाहों से आपको देखना पड़ेगा। यदि आप नहीं देखेंगे तो आप हमेशा गच्चा खाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सोचा था थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, परंतु काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। पर आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, ज्योतिष के बारे में आप लोगों को और बताते रहेंगे। तब तक के लिए मैं कार्तिकेय सिंह भरणी एस्ट्रोलॉजी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। राधे राधे। हरि आप सबके ऊपर असीम अनुकंपा बनाए रखें।